शामिल नहीं हूँ, क्योंकि कोई शख्सियत ऐसे होते हैं कि उनके ताल्लुक़ से बात करने के लिए कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं। बस इतना कह सकता हूँ, जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो ज़िंदगी। तो बस बृंदा कारट जी ये एक इनकलाब हैं और हम जैसों के लिए एक सबक कि आप जिंदा दिल रहें। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, दरवेशी वो इनकलाब मसलक है मेरा, दरवेशी वो इनकलाब मसलक है मेरा। ये अल्फाज कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े मशहूर लीडर जो कम्युनिस्ट पार्टी के बानियों में से आते हैं मुल्क हिंदुस्तान में, मौलाना हसरत मोहानी साहब, ये उनके अल्फाज हैं जिन्होंने ये नारा भी दिया इनकलाब जिंदाबाद। और यही चंद अल्फाज के साथ कि दरवेशी हो इनकलाब मसलक है मेरा, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे रहनुमा मोहतरमा कॉमरेड बृंदा कारट साहबा से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया जावेद भाई। इस सम्मेलन या कन्वेंशन या बैठक के अध्यक्ष हमारे साथी एमबी सज्जन जी, मंच पर उपस्थित हमारी प्रिय बहन के नीला जी, मंच पर उपस्थित मुफ्ती मोहम्मद ओवैसी साहब, अब्दुल सत्तार सिंघिया जी, अब्दुल कदर गिलानी जी, मजहर हुसैन जी, कॉमरेड माम शेट्टी, कॉमरेड भीम शेट्टी, हमारे भाई जावेद हुसैन और आप लोग सब मेरे प्रिय बहनों और भाइयों जो इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। यहाँ गुलबर्गा में आकर आप सबसे मिलने का मुझे मौका दिया है हमारी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथियों ने। मैं उन सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। ये बात सही है कि आज हमारे देश में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। हर चुनाव में हमारे देश के संसदीय प्रणाली के आधार पर वोट से सरकार आती है या सरकार जाती है, बदलते हैं। लेकिन 2014 से जो हमारे देश में जिस दल ने वोट के आधार पर सत्ता संभाला है, 2014 से आज तक गुणात्मक बदल आई है। ये बदल का चरित्र क्या है? मुझे लगता है अगर देशभक्ति की आज हम बात करें, ये बदल का चरित्र समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग कम्युनिस्ट हैं। ओवैसी साहब ने कहा हम अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ेंगे और अपनी कम्युनिटी के लिए हम संसद में चुनकर भेजेंगे। मेरी कम्युनिटी इंसानियत है। मैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूं, ये आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये मेरी कम्युनिटी है। मैं जिस कम्युनिटी के लिए लड़ती हूं वो एक औरत है जो इस देश के पुरुष प्रधान समाज की शिकार बनती है। मैं जिसके लिए लड़ती हूं वो मजदूर है जो पूंजीपतियों की शोषण का, उनका श्रम का लूट होता है। मैं जिस कम्युनिटी की आवाज उठाती हूँ वो किसान है जो इस देश की अनाज को पैदा करके इस देश को आत्मनिर्भर किया है।
मैं उनकी प्रतिनिधित्व करती हूँ जो इंसानियत में विश्वास करते हैं, हैवानियत में नहीं। और मैं समझती हूँ कि आज ये चुनौती है हर शख्स के सामने कि आप अपनी कम्युनिटी को अगर नहीं छोड़ेंगे और अगर ये दीवारों को आप नहीं तोड़ेंगे, ये देश बचेगा नहीं। आप अपनी कम्युनिटी का बचाव करोगे, दलित अपनी कम्युनिटी का करेंगे, आदिवासी अपनी कम्युनिटी का करेंगे, मजदूर अपने लिए करेंगे, किसान अपने लिए करेंगे, और जो राज कर रहे हैं इस देश को बर्बाद करेंगे। आज देशभक्ति इस बात में है कि हम समझे कि क्या गुणात्मक हमारे चरित्र में क्या बदल रहा है देश के, हुकूमत के। आज वो लोग सत्ता संभाल रहे हैं जो कभी भी इस देश के संविधान को स्वीकार नहीं किए। अलग अलग दल आए, आप कह सकते वो भी पूंजीपतियों के दल रहे, लेकिन कम से कम इस देश के संविधान की खुलकर धज्जियां नहीं हो रही। आप क्षमा करेंगे अगर मैं ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, धज्जियां उड़ाना। जब देश आजादी की लड़ाई में करोड़ों देशवासी लगे, कुर्बानी दी, औरत मर्द, हर कौम की, हर जाति की, उनका एक मकसद था देश की आजादी। और उसके लिए सभी समझते थे कि बगैर यूनिटी के ये देश आजाद नहीं हो सकता। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की क्या समझ थी? 1857 की उस संघर्ष, ऐतिहासिक संघर्ष में जब हिंदू मुसलमान एक होकर लड़े और बहुत जबरदस्त चुनौती दिए इस हुकूमत को, उस समय वो समझ गए कि अगर हमें हिंदुस्तान में राज करना है तो हमें हिंदुस्तान की जनता को उस धर्म को इस्तेमाल करके और अलग अलग हथियार इस्तेमाल करके, सामाजिक हथियार इस्तेमाल करके हमें विभाजन करना है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो कॉलोनियल पावर का रहा, उसी पॉलिसी के तहत 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। ये इतिहास को हम नहीं भूल सकते। आज की मौजूदा स्थिति को अगर हमें समझना है, उस इतिहास को हम नहीं भूल सकते। जन्म हुआ उस ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, विभाजन करो और राज करो। 1925 से लेकर 2022 तक इस नीति के आधार पर ये लोग चले हैं। ये बीजेपी है क्या? ये बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक फ्रंट है। ये संघ परिवार के नाम पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कौन कौन सी सेना बने हैं, रोज कोई नया खड़ा हो जाता है। माइनॉरिटीज के अंदर भी एक प्लेटफॉर्म बना है। लेकिन खबरदार, तुमने आरएसएस के सदस्य की बात कही, वो तो कभी नहीं मिल सकता है। और उस आधार
आधार पर जब 1950 में देश का संविधान पारित हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में, उस समय जब देश जश्न मना रहा था कि हमारा एक ऐसे संविधान बना है जिसमें हर एक को, हर नागरिक को बराबर का अधिकार है, हर धर्म को बराबर का अधिकार है, जाति प्रथा के खिलाफ, औरत मर्द की लिंग भेद के खिलाफ बराबर का अधिकार है। उस समय आरएसएस का पत्रिका, जो मैगजीन है, दी ऑर्गेनाइजर, उसमें लिखा था ये देश की संविधान भारतीय नहीं है। अगर भारतीय संविधान हमें चाहिए तो उसका आधार होना चाहिए मनुस्मृति। मनुस्मृति का मतलब जो अपर कास्ट, एलिटिस्ट, ब्राह्मणिकल विचारधारा का तथाकथित हिंदू के नाम पर जो उच्च जाति के विचारधारा के आधार पर वो मनुस्मृति, जो बाकी सब अपवित्र है, जो जाति प्रथा को, जो लिंग भेदभाव को, जो माइनॉरिटीज को इंसान ही नहीं समझते हैं, जो आदिवासियों को म्लेच्छ के नाम पर शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो मनुस्मृति। मॉडर्न लैंग्वेज में ना, आधुनिक भाषा में बहुत सुंदर सुंदर शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बीज है, उसका जो कौ है, उसका जो केंद्र है, वो मनुवाद है। और आज हमारे देश में गुणात्मक परिवर्तन ये है कि राज करने वाले इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं। और इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूं, देश के लिए, जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई विदेशी शक्ति हमारे देश को बुरी नजर से जरूर देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा आज हमारे देश के लिए कोई विदेश की शक्ति नहीं है, स्वयं हमारे देश के राज करने वाली शक्ति हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। ये गंभीर सच्चाई है, और इस सच्चाई की जो गंभीरता अगर आज हम नहीं समझते और अगर हम संकीर्ण समझ को लेकर इस संघर्ष में उतरते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। आज जब मजदूर संघर्ष कर रहा है, एक अंबानी, एक अडानी एक दिन में 10,000 करोड़ कमाता है, एक दिन में 10,000 करोड़। और हमारे देश के अभी जो आंकड़े आए हैं, हमारे देश के 61% जनता को महीने में 14,000 रुपया भी प्राप्त नहीं है। हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये कैसे? तो आज समझने की बात है कि देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, जो राज कर रहे हैं वर्गीय रूप में, आज वो और बीजेपी, आरएसएस, उनका एक गठबंधन बना। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस संविधान को चुनौती दे रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश के अपने हिंदुस्तानी बड़े पूंजीपति
मुनाफा कमाने के कारण और उस लालच में उस शक्ति का पूरे तौर पर समर्थन कर रहे हैं कि तुम हमें मदद करो, हम तुम्हें मदद करेंगे। ये क्या मजाक है कि आज चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने हजार करोड़ रुपया किसी पार्टी को दे रहे हैं। बताने की जरूरत है। बैंक में जाओ और बोल दो कि 10,000 करोड़ रुपया हम फलाना पार्टी को देंगे। जनता से वो बात छिपी रहेगी, क्योंकि जनता को अगर पता चलता है कि ये बड़े पूंजीपति घराना ने बीजेपी आरएसएस को इतना पैसा दिया, तो वो समझ लेंगे कि गठबंधन क्या है। इसलिए कानून पारित कर लिया कि बताने की जरूरत नहीं है भैया कि हम तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं, हम तुम्हें पैसे देंगे। तुम ऐसे नीति बनाओ कि पूरे देश भर की एयरपोर्ट हो, देश भर की रेलवे ट्रैक हो, देश भर की इंश्योरेंस कंपनी हो, देश भर की उद्योग हो। तुम हमें 40% कमीशन, तो 40 तुम अपना कमीशन लो और 40% दाम में हमें बेच दो। ये हो रहा है। तो क्या मजदूर इस संघर्ष में, जो इस देश के संविधान का जो बुलडोजर चल रहा है, मजदूर इस संघर्ष में जो आगे बढ़ रहा है, जो हड़ताल कर रहा है, जो इस सरकार को चुनौती दे रही है, वो माइनॉरिटीज के एलाय है या नहीं है? जो किसान एक साल भर संघर्ष करके इस सरकार को चुनौती दी, वो माइनॉरिटीज के एलाय है या नहीं है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस गुणात्मक परिवर्तन को समझते हैं, उससे हमारी रणनीति बनती है कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे साथी कौन है जो इस बीजेपी आरएसएस की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हो क्या रहा है? हमारे साथी यहां बैठे हैं जो कुरैशी मीट ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन के हैं। सिर्फ यहां नहीं, हमारे देश की राजधानी में अचानक जो एमसीडी का एक साउथ दिल्ली का मेयर है, उन्होंने एक दिन ऐलान कर लिया कि सारे मीट की दुकान बंद रहेंगे, क्योंकि रामनवमी 1 महीना पूरा बंद रहेगा। उस समय रमजान का भी समय था। कैसे कर सकते हैं? किसने अधिकार दिया? कौन से कानून के मुताबिक? गाजियाबाद में, पूरे लोनी के इलाके में, जो वहां बीजेपी के एमएलए हैं, वहां जाकर एक एक दुकान को बंद करवा लिया। उसके बाद हमारी मदद से हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यह बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। कुछ दुकानों की जो लाइसेंस थे वो खोल दिए गए, लेकिन वोट के बाद दोबारा बंद कर लिया। तो वो क्या चाहते हैं? जीविका को अटैक कर रहे हैं। संचार कमेटी की रिपोर्ट नीला जी ने कहा, वो तो 15 साल पुरानी रिपोर्ट है। वो एक बेस है हमारे लिए, वो दिखाता है जो सच्चाई है। लेकिन आज जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो आर्थिक पैमाने पर, जो उनकी आर्थिक जीविका के लिए जो साधन है, जिस प्रकार का हमला हो रहा है, मैं तो कहती हूं जैसे गौ हत्या के नाम पर जितने मॉब लिंचिंग के केसेस हुए हैं, लोग सोचे ये तो मुस्लिम ट्रेडर का है, ये तो मुसलमानों के ऊपर है, तो हम तो बचे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? आदिवासियों के घरों में घुस घुस कर
यही संघ परिवार के लोगों ने हत्या की, गौ हत्या के नाम। झारखंड में क्या हुआ? वही आदिवासियों के नाम, गौ हत्या के नाम पर जाके आदिवासियों की हत्या हुई। मैं ये कहती हूं, अगर कोई हमारे देश में ये सोचे कि आज मुसलमानों के ऊपर हमला है तो हम क्यों बोले, वो कभी बच नहीं सकते हैं इस जुल्म से। क्योंकि ये जो बुलडोजर चल रहा है आज मुसलमानों को शिकार बना रहे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूं, माइनॉरिटी राइट इज एन इंडियन राइट। माइनॉरिटी का अधिकार एक भारतीय का अधिकार है, और भारतीय नागरिक का अधिकार को अगर आप बुलडोज कर रहे हैं तो कोई भी नागरिक नहीं बच सकता है, क्योंकि ये देश ही नहीं बच सकता। इसलिए मैं कभी भी माइनॉरिटी राइट्स को, मुसलमानों की राइट्स को मैं नहीं मानती हूँ। मुसलमानों की राइट्स तो है ही, लेकिन मुसलमानों की राइट का मतलब क्या है? संविधान के आधार पर एक अधिकार, और वो अधिकार पर कोई बुलडोजर चलाए तो ये संविधान पर बुलडोजर चल रहा है, और एक नागरिक के हिसाब से मैं कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। क्या हुआ जहांगीरपुरी में? रामनवमी के नाम हमने कभी देखा नहीं हमारे देश में कि धर्म का त्योहार हमेशा एक मिलन का भावना के आधार पर मनाया जाता है। ये हमारा परंपरा है। लेकिन आज हमने देखा पिछले कई सालों से कि रामनवमी के नाम पर जुलूस जो निकलते हैं, हथियार लेकर निकलते हैं, नंगी तलवारों को हवा में घुमाकर निकालते, बड़ी बड़ी लाठी लेकर निकलते हैं। क्यों? और जबान पर जो नारे लगाते हैं, कोई भी धर्म किसी को इजाजत नहीं देती है। जो गंदे, गलत, भड़काने वाले नारे लगाते हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ। सारे वीडियो हैं, सब सुन सकते हैं। पुलिस ने कभी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। क्यों? और जहां जहां बीजेपी की सरकारें रही, इस बार 8 प्रदेशों में एक ही समय, एक ही त्योहार और एक जैसे घटना। हम लोग बेवकूफ हैं कि हम समझते हैं स्वतःस्फूर्त हो रहा है। ये कोई स्वतःस्फूर्त नहीं हो रहा है, ये एक प्लान थी। रमजान के समय, उस समय जब सब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं, उस समय मस्जिद के सामने खड़े होकर अपना डीजे की गीत जोर जोर से बजाकर और फिर कहते हैं एक तरफा कार्रवाई, क्लैश हुआ। उकसाने के बाद भड़काव वाले नारे, हमला करने वाले नारों जो उस जुलूस में गए, और उसके बाद जो विवाद हुआ, जो क्लैश हुआ, पत्थरबाजी दोनों तरफ से, एक जगह नहीं 8 प्रदेशों में। और उसके बाद क्या हुआ? खरगोन में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, क्लैश करवाया। उसके बाद पुलिस गई, बगैर नोटिस की मकानों को उन्होंने गिरा दिया।
जिसके दोनों हाथ, एक मजदूर था, दोनों हाथ उसके कटे हुए थे, कभी था ही नहीं वहां उस समय, लेकिन बुलडोजर को लेकर उसका घर पूरा गिरा दिया। एक विधवा औरत थी जिसको 5 साल 8 साल इंतजार करने के बाद सरकारी आवास योजना के नाम पर उनका छोटा सा मकान बनाया, बुलडोजर ने आकर उसका मकान गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। जज भी वो, वकील भी वो, सजा देने वाले भी वो, गिरफ्तार करने वाले भी वो। कौन सा देश का कानून? कोई सभ्य देश का कानून है। इसलिए मैं कहती हूँ कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहांगीरपुरी में वो ही हुआ हनुमान जयंती का। 2 जुलूस सुबह निकले, पुलिस की इजाजत से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकल के घर चले गए लोग, कोई घटना नहीं घटी। लेकिन तीसरी बार जब वो आए बगैर पुलिस की इजाजत की, इंडिया टुडे की वीडियो में दिख रहा है तलवार, लाठी और 2 के हाथ में पिस्तौल। पुलिस ने जुलूस को रोका नहीं। पुलिस उस जुलूस के साथ एस्कॉर्ट के रूप में चली। जब हमने स्पेशल सीपी को पूछा बाद में कि आपने जुलूस को रोका क्यों नहीं, उन्होंने कहा अगर बहन जी अगर हम रोक लेते मैडम तो और भी दंगा हो जाता, इसलिए हम नहीं रोके। मतलब अगर हम तलवार लेकर, नंगे तलवार लेकर जुलूस में घूम रहे हैं तो भैया अगर हमारे झंडा भगवा झंडा है तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है, ये कोई दूर गांव की बात नहीं है। और वहां ठीक मस्जिद के सामने खड़े होकर वही हुआ जो मैंने आपको बताया। और 20 अप्रैल को क्या हुआ? बीजेपी के अध्यक्ष एक चिट्ठी लिखता है और कहता है ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है, ये सब गैर कानूनी है, जाओ बुलडोजर लाओ मध्य प्रदेश से, यूपी से और उसको तोड़ो। और वही हुआ। किसके घर तोड़े, क्या तोड़ा? मैं जब वहां पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने 1050 पर ऑर्डर दिया, स्टेटस को का ऑर्डर। वहां दूर है जहांगीरपुरी हमारे ऑफिस से। पहुंचते पहुंचते 11:45 बज गया, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर। लेकिन फिर भी बुलडोजर चल रहा था। किसके ऊपर? हमने जांच की बाद में 120 परिवार उस जहांगीरपुरी में कौन है? मेरी प्रिय बहन, आप समझ लो, उसके 67 उनमें से जो तोड़ा गया वो औरतों की वो रेड़ी था। वो काठ का बना हुआ वो होता है ना, जो सब्जी बेचते हैं या कुछ बेचते हैं। बुलडोजर की जरूरत है, बोले कि ये सब गलत है, बुलडोजर लाकर एक रेड़ी को तोड़ने के लिए। नौकरी तो दे नहीं सकते, महंगाई तो रोक नहीं सकते, किसी गरीब विधवा की पेंशन तुम बढ़ा नहीं सकते, किसी गरीब का घर तुम बना नहीं सकते, लेकिन तुम घर तोड़ सकते, तुम जीविका को तोड़ सकते। तुम एक विधवा की रेड़ी जो
कमा कमा कर उससे 7,000 8,000 रुपया में एक रेडी बनवा, उसको तुम तोड़ सकते हो। वाह रे वाह मोदी जी, आप कितने बहादुर हैं। क्या बहादुरी दिखाए देश के प्रधानमंत्री। और हम लोगों ने कहा कोई बचेगा नहीं। वे जब गरीब एक बस्ती में रहते हैं, साथ में मुस्लिम है, साथ में हिंदू है, और जब बुलडोजर चला तो हमने देखा मुसलमानों को टारगेट किया, लेकिन वहां जो हिंदू गरीब रहता है वो भी नहीं बचा। और आज हम देख रहे हैं कि बुलडोजर गरीबों की घरों को उजाड़ रहा है, और दूसरी तरफ जो सबसे खतरनाक बात है कि धार्मिक स्थानों के ऊपर जिस तरह टारगेट किया जा रहा है बीजेपी आरएसएस की समर्थकों के द्वारा। ये ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में, मथुरा में, कुतुब मीनार के बारे में, ताजमहल के बारे में तमाम पिटीशंस कोर्ट में हैं, और कुछ अदालत ऐसे हैं जो उसको स्वीकार कर रहे हैं। कहां लेकर जा रहे हो हमारे देश को? खुद 1991 में एक कानून बना है, उस कानून में स्पष्ट है अयोध्या के विवाद के बनने के बाद कि और कोई भी धार्मिक स्थान का चरित्र जो 1947 15 अगस्त में जैसे है वैसे रहेगा, उसका चरित्र नहीं बदल सकते हैं। ये देश के कानून है। लेकिन 2024 में चुनाव आ रहे हैं, और उस चुनाव के पहले ये सरकार और बीजेपी आरएसएस को अपना एजेंडा तैयार करना है। अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाकर उस चुनाव की एजेंडा तैयार कर रहे हैं। वोट जोड़ने के लिए कोई देश को तोड़ता है तो ये है बीजेपी आरएसएस। तो हमें इसके खिलाफ खड़ा होना है, हताश नहीं होना है। वो चाहते हैं हम हताश हो। याद रखो, अभी भी इस देश में 60% लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं दिए। 60% लोग, उसमें बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन हैं। मैं धर्म का पहचान के रूप में नहीं कहना चाहती हूँ। मजदूर है, किसान है, मेहनत करने वाले हैं। वो देश को प्यार करते हैं, और वो जानते हैं कि देश का भला इसी में है कि शक्ति को हम अलग थलग करके सत्ता से हम हटाएं। मैं मुफ्ती साहब से सहमत हूं कि हम पार्लियामेंट के या असेंबली के संघर्ष से अलग नहीं हो सकते, लेकिन हम तब जीत सकते हैं जब सड़क को मजबूत करेंगे। जब सड़क की आवाज मजबूत होगी तभी हम उस असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर जाकर हम इस देश की बचाने की लड़ाई को आगे लेकर जा सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब कोई व्यक्ति को ये पूछा जाता है इसी बात को लेकर कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा नाम क्या मोहम्मद है, आज हर भारतीय की ये गर्व की बात है कि हम सब कहें कि हाँ,
मैं मोहम्मद हूँ और मैं इस देश के नागरिक हूँ। और इस बुलडोजर को शक्ति लगाकर हम इसको रोकें। हम रोक सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है कि हम रोक सकते हैं। हम लोग कम्युनिस्ट हैं। बहुत बार दीवार पैदा किया जाता है कि ये तो आस्तिक हैं। हम आस्तिक हैं, बात सही है, लेकिन हमारे शरीर में जो खून है ना, एक एक बूंद धर्म के अधिकार जो संविधान ने दिया है, उसकी रक्षा के लिए हमेशा कम्युनिस्ट खड़े हैं। इसलिए केरल के अंदर, आपका पड़ोसी प्रदेश है, केरल के अंदर जितने भी ये आरएसएस प्रयास करें दंगे करवाने के लिए, लोगों की शक्ति को कमजोर करने के लिए, या और भी वहां ताकतें हैं जो किसी भी धर्म के नाम पर संकीर्ण नारे देते हैं, केरला में वो सफल नहीं हो रहे। केरल की बच्ची हिजाब पहनकर गर्व के साथ स्कूल में जाती है, क्योंकि केरल की सरकार उस अधिकार को समझकर, शिक्षा के अधिकार को समझकर उसकी हिफाजत करती है। केरल के अंदर कोई हलाल, कोई झटका का कोई सवाल उठाए या किसी को कहे तुम अपनी दुकान इस मेले में नहीं लगा सकते हो, उसी को जेल में भेजेंगे, उसको माला गले में लगाकर उसको कुर्सी मिलेगी। तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण और दृढ़ता है। इसलिए अगर कोई भी कहे आपको कि ये लोग लाल झंडे वाले हैं, ये धर्म को नहीं मानते, हम धर्म को निजी अधिकार के रूप में देखते हैं। आपका अधिकार है, उस अधिकार का रक्षा हम करेंगे, जीविका की, आपकी इज्जत की, एक नागरिक के हिसाब से हम हमेशा ये लाल झंडा आपके साथ रहेगा। अगर दलित का शोषण होता है, एक कुआं में अगर कोई कहे, एक वाटर पंप में कोई कहे कि अगर दलित हाथ लगाता है तो ये अछूत हो जाता है, उस पंप को चलाने के लिए ये लाल झंडा रहेगा। एक मजदूर की फैक्ट्री गेट पर, एक किसान की खेती में एक औरत के साथ जो जुल्म होता है, ये लाल झंडा आपको मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आप लोग यहाँ आए, हमारी बातों को बहुत धैर्य से सुना। मैं आपकी शुक्रिया, आभार मैं प्रकट करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी जो डिस्कशन है, हमारी जो बहस है, एक होकर हम लोग इस बुलडोज़र को, जो देश की संविधान, देश की इंसानियत को बुलडोज कर रही है, एक साथ मिलकर हम लोग रोकेंगे। हम होंगे कामयाब निश्चित रूप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम, नमस्कार।